Hello children, welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadarwara. This video is for class 11th. Subject is economics. Chapter number 2, Features of Indian Economy, Part 7. फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा आज का इंडस्ट्री, जिसमें तुम इंडस्ट्री के फीचर्स, उसकी प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस और एक्ट के बारे में पढ़ोगे। पहली बात है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री किसी देश की बैकबोन होती है। यदि गवर्नमेंट को देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उसे इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करना ज़रूरी होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो देश की जीडीपी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक है, कारक है। तो इंडस्ट्रीज़ किसी देश के लिए क्यों ज़रूरी हैं, यदि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि बैलेंस्ड और ऑल साइडेड डेवलपमेंट होने के लिए, जिसको हम 360 डेवलपमेंट कहते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हो सकता है। फिर जैसा अभी हमने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू ही नेशनल इनकम जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम विदेशों से बुलाते हैं उसकी जगह पर कोई दूसरी उसी के जैसा सब्स्टिट्यूशन कोई प्रोडक्ट हम अपने देश के अंदर बना सकते हैं। ये डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करती है इंडस्ट्रीज़। और सबसे बड़ी बात जो है इंडस्ट्रीज़ के साथ में वो ये कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी हेल्पफुल होती हैं। इससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है, बेरोज़गारी की जो समस्या है वो ख़त्म होती है और हम एक स्थिरता के साथ में, कोई भी देश जो होता है वो स्टेबिलिटी के साथ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इंडस्ट्री के थ्रू ही देश के जो रक्षा संसाधन होते हैं, तो मिसाइल, तमंचे, गन, रॉकेट, ये वो सब जितना भी कुछ है वो यहीं पर बनाया जाता है। फिर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के काम में आता है, ठीक वैसे ही इंडस्ट्री में बनने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीन्स और ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज़ एंड अदर मशीन्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री में ही तैयार होती हैं। इसलिए इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, देश के लिए और विकास करने के लिए। अब हम बात करेंगे इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में, जिसमें कि लाइसेंसिंग पॉलिसी भी इंक्लूड है 1947 से 1990 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे 1948, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई 1948 को, और इसे पार्लियामेंट में जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, देन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके सामने इसको वहाँ पर उसको प्रस्तुत किया गया, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा।
फिर यदि देश को अब एस्टेब्लिशमेंट करना है और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, तो उस समय इंडस्ट्री को डेवलप करना, जिसमें कि ख़ास तौर से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थीं, हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज़ थीं, उनको डेवलप करने पर जोर दिया गया। इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया, जिसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। पहली है गवर्नमेंट मोनोपोली सेक्टर। इसमें 3 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। सबसे पहला था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी कि रक्षा हथियार बनाना और वेपन्स को बनाना, ये केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया। दूसरा था एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन और कंट्रोल, ये सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं कर सकता। और तीसरा था ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे, यानी कि रेल्स को चलाना और उनको मैनेज करना, ये गवर्नमेंट के हाथ में था। दूसरा था मिक्स्ड सेक्टर, जिसमें कि 6 बेसिक इंडस्ट्री को जोड़ा गया: कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस अपैरेटस एंड इसके अलावा मिनरल ऑयल्स। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई। अब जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात थी डेवलपमेंट करने के लिए कि उसका प्रॉपर कंट्रोल भी हो, तो इसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है वो 1951 में बनाया गया। जब वो पास हुआ तो उसे 8 मई 1952 से उसका एनफोर्समेंट हुआ। इसमें 100 इंडस्ट्रीज़ और 38 इंडस्ट्रियल ग्रुप शामिल थे पहले स्केड्यूल में। इसका जो एम था वो ये था कि नई यूनिट को एक्सपांड करना, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनका जगह चेंज करना, उनका प्रॉपर कंट्रोल करना और इस तरीके से उन्हें मैनेज करना कि मैक्सिमम जीडीपी अचीव की जा सके। इसके बाद आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में थी वो 8 साल तक चली, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइज़ करना चाहिए ताकि जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बराबर मौके दिए जा सकें। इसलिए 1950 में जब 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी की बात भी उसमें जोर दी गई ताकि जीडीपी को फास्टर रेट से आगे बढ़ाया जा सके, पब्लिक सेक्टर को एक्सपांड किया जा सके, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी एरेडिक्टेड एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स कैन वर्क फ्रीली। तो इसके लिए सरकार के द्वारा काम किए गए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। तो इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है गवर्नमेंट मोनोपोली सेक्टर, जिसके बारे में भी हमने बात की, मतलब ऐसे सेक्टर्स जहां पर प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर दे आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड टू गेट एंटर इनटू दैट फील्ड। ओनली गवर्नमेंट कैन रन एंड कंडक्ट फंक्शनिंग ऑफ सच इंडस्ट्रीज़। तो उसमें कुछ 13 इंडस्ट्रीज़ हैं इस प्रकार की, जिसमें कि जो रक्षा सामग्रियां हैं उनको बनाना, एटॉमिक एनर्जी, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट और इस प्रकार से उनको बांटा गया है। मिक्स्ड सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया और उनकी हेल्प से बहुत सारी जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल कमोडिटीज़ हैं या मटीरियल्स हैं वो उसमें बनाए जाते हैं।
इसमें बहुत सारे मशीन्स, टूल्स, नॉन फेरस मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डाई स्टफ, प्लास्टिक, रोड एंड ओशियन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया। फिर प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब होता है कि completely it is in the hands of private sectors and government can also enter in such factors if it is necessary। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता था। फिर बात करेंगे हम न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी की, जो कि फरवरी 1970 को गवर्नमेंट ने एक नई न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी को अनाउंस किया, एक्सेप्ट किया और रिकमेंड भी किया कि अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को ज़रूरी है। तो एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए 1956 में कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी वो रखी जाएं। इसके अलावा बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर फॉरेन कंपनीज़ को या सब्सिडारी कंपनीज़ को इनको अलाउ किया जाना चाहिए कि ये लोग भी कैपिटल गुड्स वगैरह बना सकें, इसके लिए उनको फ्री दिया गया। तो लिबरलाइजेशन लाइसेंसिंग प्रोसीजर यहाँ से शुरू हुई, यानी कि इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस मिलना पहले से आसान हुआ। फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी आफ्टर 1980, फिर 1980 में बहुत सारे चेंजेस हुए लिबरलाइजेशन में, और ये सब जो था वो बड़े बड़े बिजनेस अंडरटेकिंग्स थे, उनको फ़ायदा देने के लिए किया गया। उनको इस बात से फ्री किया गया जो MRTPA यानी कि मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट और जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर एक्ट था जिसको हम फैरा कहते हैं, उससे उनको मुक्त किया गया। तो ये नई पॉलिसी बनी 1980 के समय। अब पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर्स वो हैं जिनकी कमांडिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, रिसोर्सेज सब पूरे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और गवर्नमेंट ही उनको डील करती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें एंट्री लेना टोटली प्रोहिबिटेड है। तो बात होती है कि पब्लिक सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला, इससे हम सोसाइटी को एक सोशलिस्टिक पैटर्न दे सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है पब्लिक को, कॉमन मैन को। तो गवर्नमेंट इज़ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीवन टू कम अप एंड कोऑपरेट इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज़ गति से किया जा सकता है। पब्लिक सर्विस जो एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़, उनको बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इसलिए भी जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें इम्प्रूव किए जाने के लिए पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर जो वेल्थ का मोनोपोली हो रही है, सेंट्रलाइजेशन, उसको तोड़ने के लिए, नहीं तो जो इकोनॉमी होगी वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, इसके लिए भी पब्लिक सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है और वही ये काम करता है। तो इस प्रकार की बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण कि पब्लिक सेक्टर बहुत अपना महत्व रखता है। थैंक यू।